पहले माफी चाहूंगा अगर ऑडियो में पंखे की आवाज आ रही, क्योंकि गर्मी ने पिछवाड़ा थपेड़ रखा और एसी काम नहीं कर रहा है। वैसा ही हालत बॉयज केस वाले एपिसोड की भी थी। आई काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड कि यहाँ पर ये लोग कुछ बढ़िया पुल ऑफ करेंगे, स्पेशली जब फोर्थ हार्मनी की बात हो रही थी, लेकिन वही गरम करके ठंडा छोड़ने वाली बात हो गई। लेकिन अगर शुरुआत से शुरू करें तो दिस इंटायर एपिसोड हैड वन रनिंग थीम, फक अराउंड एंड फाइंड आउट। वो तो खैर पूरे बॉयज की है, लेकिन होमलैंडर ने अपने गॉडहुड को पूरी तरह से एम्ब्रेस कर लिया है और उसने फायर क्रैकर को बुला करके कहा कि दुनिया को ये बता देना है कि अपुनिज भगवान है। फिर इसके बाद हम बुचर को देखते हैं, जो रायन, जो पिछले एपिसोड में उसकी ठुकाई हुई थी अपने पापा के हाथों, उसको कंसोल करने की कोशिश कर रहा है। इन अ वे बुचर का एवरी सिंगल मूव, वो चाहे जितना भी कुछ कर ले कार्ल अर्बन, बुचर का हर एक मूव ऐसा लगता है ना कि वो मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है बस। और रायन से थोड़ी बहुत बात करता है और उसको समझाता है कि जो तूने किया अपने पापा से भिड़ने का काम बिना शक्तिशाली बने, बहुत बड़ी मूर्खता थी, क्योंकि होमलैंडर के खिलाफ वो एक बहुत बड़ा वेपन है बुचर की फाइट का। बट मेरे दिमाग में ना एक चीज और भी चल रही है। तुम लोग अगर नोटिस करोगे तो एपिसोड 1 से हम लोग टेरर को कुछ ज्यादा ही देख रहे हैं। इसकी अपीयरेंसेस पिछले कुछ सीजन्स में काफी कम थी, लेकिन अब हर एक एपिसोड में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टेरर को दिखा दिया जाता है। हमको बता दिया गया है कि उसको बुचर जो है वो मेडिकेशन प्रोवाइड कर रहा है ताकि उसकी जो भी डिजीज है या फिर उसकी जो डेथ हो रही है उसको थोड़ा कंफर्टेबल बनाया जा सके। लेकिन मुझे ऐसा लगता है मामला इससे थोड़ा ज्यादा गंभीर है। देखो, कॉमिक बुक्स में क्या होता है ना कि टेरर का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो जितने भी सूप्स होते हैं ना उनको जाकर के काट लेता है और बिली बुचर की मदद करता है कई सारी फाइट्स में। बट द थिंग इज कि हम लोगों ने अभी तक टेरर का ऐसा कुछ शो में नहीं देखा। और तुम्हें पता है जो पूरी कॉमिक बुक है उसमें बिली बुचर को होमलैंडर के खिलाफ एज पे क्या चीज सेट करती है। ब्लैक नोआर जो है वो जैक फ्रॉम जुपिटर नाम के एक सुपर हीरो की तरह ड्रेसअप करता है और टेरर को जान से मार देता है। ये चीज बिली बुचर को इतना ज्यादा इन्फ्यूरिएट कर देती है कि वो जा करके सारे सूप्स को खत्म करने की ठान लेता है। आई फील कि ऐसा कुछ हम लोग यहाँ पर भी देखेंगे। हो सकता है कि बुचर टेरर को थोड़ा एनहांस करने की कोशिश कर रहा है ताकि होमलैंडर की फाइट में वो भी कुछ हेल्प कर सके, एंड देन ही विल प्रोबेबली डाई। और तब जाके बुचर का दिमाग फिरेगा एंड ही विल लूज हिज शिट। मतलब ऐसा स्पेकुलेट कर रहा हूँ मैं, लेकिन एनीथिंग वुड हैपन। खैर, तो यहाँ पर बुचर और रायन जो है वो स्टार वॉर्स एम्पायर स्ट्राइक्स बैक की बात करते हैं। वो ल्यूक वाला जो होता है, डार्थ वेडर और ल्यूक वाला पूरा सीन। एंड जब मैंने बॉयज को रिवॉच किया ना तो आई फाउंड वन ट्रोप जो हर एक सीजन के कुछ कुछ एपिसोड्स में देखने को मिलती थी कि लोग 2 कदम आगे बढ़ाते हैं और 3 कदम पीछे लेते हैं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन दिस सीजन एज वेल। इन लोगों ने एक वायरस को क्रिएट किया जो कि सूप्स को खत्म करने की शक्ति रखता है, लेकिन क्योंकि वो इतना ज्यादा पावरफुल मैकगफिन है तो बॉयज वालों को समझ में नहीं आया इसके साथ क्या करें, तो उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। बिकॉज अगर तुम सोच के देखो तो टेक्निकल स्टैंड पॉइंट से उस वायरस के साथ में ये शो 2 एपिसोड से ज्यादा नहीं चलता। तो उन लोगों ने जोई और समीर की मदद से इस पूरे वायरस को डिस्ट्रॉय किया और अब बहुत ही कन्वीनियंटली फ्रेंची उसको बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें कई हफ्ते लगेंगे। एंड इस समय का फायदा उठा करके हमको कुछ फिलर एपिसोड्स दिखाए जाएंगे, जिसमें से ये भी था। मतलब आई फेल्ट की स्टोरी को बहुत ज्यादा प्रोग्रेस नहीं करता है। फिर दिखाया जा रहा है कि ह्यूई और बिली बुचर के बीच में फिर से थोड़ा बहुत टेंशन हो चुका है। एनी जो लास्ट वीक निकल के गई थी अब वो अपने पिताजी के पास पहुंच चुकी है। ये पूरा मोमेंट काफी इंटरेस्टिंग है एक्चुअली में। स्टारलाइट और उसकी पूरे पिताजी, इन अ वे उसका कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करी गई और साथ में ये भी बताया कि वो क्या कुछ अपनी लाइफ में मिस कर रही है। मतलब उसकी माँ ने उससे क्या कुछ छीन लिया है। अगर मैं कॉमिक बुक्स की बात करूं तो कॉमिक बुक्स में स्टारलाइट का ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसके माँ बाप जो होते हैं उसके पैदा होते साथ ही वो अपनी शक्तियों का यूज कर लेते हैं, जिस वजह से दे गेट ब्लाइंडेड और फिर वो स्टारलाइट को वॉट को भेज देते हैं। तो बचपन से ही वॉट वाले स्टारलाइट को एक फॉस्टर सिस्टम में रखते हैं ताकि वो बड़ी होके उन्हीं के 7 का पार्ट बन सके। सो उसके पिताजी का उसकी माँ को छोड़ के जाना, इतना सारा इमोशनल एंगल, इट डज नॉट एग्जिस्ट। फिर सिस्टर सेज जो इस एपिसोड में एक सीन के लिए बस अपीयर होती है या 2 सीन के लिए, आई थिंक वो गे पेंगुइन्स की बात करती है। तो ये एक्चुअली रेफरेंस है एंड टैंगो मेक्स 3 नाम की किताब का, जिसके अंदर 2 पेंगुइन्स की बात करी थी, 2 मेल पेंगुइन्स की बात करी थी जो एक अंडे और एक बच्चे को रेस करते हैं। तो उस किताब को बैन करा दिया गया था कुछ कुछ बॉयज की कॉमिक बुक्स की तरह। और फिर वहां पे सोल्जर बॉय आता है जिसको सिस्टर सेज कहती है कि भाई अपने बच्चे के साथ जा, वो फोर्थ हार्मनी जा रहा है, लेकिन यहाँ पर सिस्टर सेज हैज अ प्लान। आई एम वेरी श्योर ऑफ इट। ये औरत कुछ भी बिना सोचे समझे नहीं करती। फिर बहुत सारे लोग पिछले 2-3 एपिसोड में ब्लैक नोआर कुछ बोल नहीं रहा था तो भाई लोगों ने थ्योरीज बनानी शुरू कर दी कि कॉमिक बुक्स की तरह यहाँ पर भी एक ट्विस्ट आने वाला है। देखो कॉमिक बुक्स में क्या होता है मैं तुमको बता देता हूँ, तो क्योंकि ये इस शो में नहीं होने वाला तो दिस इज नॉट अ स्पॉइलर फॉर द शो। लेकिन अगर तुम कॉमिक बुक्स पढ़ने के मूड में हो और इस बात को नहीं जानते तो थोड़ा सा स्किप कर लेना।
तो कॉमिक बुक्स में ब्लैक नोआ जो होता है वो एक्चुअली में होमलैंडर का क्लोन निकलता है, और जब होमलैंडर व्हाइट हाउस वगैरह को टेक ओवर करता है तो ब्लैक नोआ जाता है और अपना मास्क वास्क उतार के होमलैंडर को वही मारता है। तो जब हमको ये बता दिया गया था कि ब्लैक नोआ जो है किसी का रिप्लेसमेंट है और फिर एपिसोड 1 से वो बोलना बंद कर चुका है, तो लोगों ने सोचा हाँ ये ट्विस्ट आएगा कि होमलैंडर का क्लोन है, बट नहीं, इस वाली थ्योरी को डिबंक कर दिया क्योंकि वो अपना मास्क वास्क उतार के बात करने लग रहा है। तो ये वही सेम कैरेक्टर है जो हमको पिछले सीजन में दिखाया गया था। वो बस मेथड एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा था एंड डीप से नाराज है क्योंकि डीप ने उसको धोखा दे दिया था। जो स्टैन एडगर है उसको किडनैप करके ले जाता है और सारा क्रेडिट चोरी कर लिया उसने। फिर मुझे अच्छा लगा कि इन लोगों की स्ट्रैटेजीज होमलैंडर को गॉड बनाने की बड़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो इलॉन मस्क को बैप्टाइज कराने की बात करी जा रही है, उसके नीचे 3-4 पॉइंट और थे। फिर इसके बाद ये देख रहे हैं कि गॉड अगर बनाना है तो जीसस और होमलैंडर एक साथ लिखा हुआ है, और अगर सेटन से कंपेयर करनी है चीजों को तो उसमें आता है DEI। DEI इज बेसिकली डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन। ये जो चीजें हैं इनको ये सेटन के साथ में कंपेयर करे जा रहे हैं। उसके बाद आते हैं ट्रांसजेंडर एथलीट्स, जो अभी ओलंपिक वगैरह वाली सिचुएशन थी उसके ऊपर भी शॉट्स फायर करेगा। और 3rd नंबर पे स्टारलाइट। फिर सोल्जर बॉय होमलैंडर को कंपनी करता है फोर्ट हार्मनी की तरफ। यहाँ पे इनकी कन्वर्सेशन होती है जिससे ये पता चलता है कि स्टॉर्म फ्रंट जो होमलैंडर के साथ में थी उसका सोल्जर बॉय के साथ में भी कनेक्शन था। मतलब दैट इज नॉट दी ओनली थिंग दे शेयर। और फोर्ट हार्मनी, नीडलेस टू से कि ये मार्वल MCU का जो कैप्टन अमेरिका का कैंप लीहाई था उसकी पैरोडी है। आई लाइक द आइडिया कि इन लोगों ने सोल्जर बॉय जो इस पूरे शो में क्रिएट किया हुआ है, कॉमिक बुक्स में तो उसका बहुत ही डिफरेंट वर्जन है, लेकिन इस शो में जो उसको क्रिएट किया है तो ये बहुत हद तक कैप्टन अमेरिका के फुटस्टेप्स को फॉलो करता है। ये कंपाउंड V से बना हुआ है, जैसे कैप्टन अमेरिका सुपर सोल्जर सीरम से बना हुआ था। इसका कंपाउंड V1 है जो सबसे पोटेंट वर्जन है, और इस वजह से ये इमॉर्टल है और इसको कोई टच भी नहीं कर सकता, वो वायरस भी इसको हार्म नहीं कर सकता, एंड उस V1 को कोई रेप्लिकेट भी नहीं कर पाया। सेम एज सुपर सोल्जर सीरम जो डॉक्टर अर्स्किन स्टीव रॉजर्स को इंजेक्ट करते हैं, वो बस एक ही था। उसके बाद उसके जैसा दोबारा कुछ बन नहीं पाया। अगर बनाने की कोशिश करते तो उनमें कहीं ना कहीं छोटे मोटे फ्लॉज निकल ही आते हैं। फिर इसके बाद इसकी कुकर्मों की वजह से इसको क्रायो स्लीप में डाल दिया गया था। स्टीव रॉजर्स भी क्रायो स्लीप में था, लेकिन उसका रीजन कुछ और था। दोनों वापस आने के बाद मैन आउट ऑफ टाइम है, मतलब इस टाइम में फिट नहीं होते हैं। दोनों की पावर्स बहुत सिमिलर लेवल पे हैं, दोनों शील्ड के साथ में फाइट करते हैं, बस स्टीव रॉजर्स के बच्चे को देखना बाकी। अब जब बॉयज हमारे फोर्ट हार्मनी में पहुंचते हैं तो वहां पता चलता है कि एक पैरासाइट है, इसको टॉक्सोप्लाज्मोसिस बोला गया है, लेकिन आई हैव सम न्यूज़ फॉर यू, टॉक्सोप्लाज्मोसिस इस तरह से काम नहीं करता। इसको तुम एक पैरासाइट समझ सकते हो जो किसी के भी सिस्टम में प्रॉबेबली एरियल रूट से जा रहा है। मतलब जब ये ब्रीद इन कर रहे हैं तो पैरासाइट इनके सिस्टम में पहुंच चुका है और इनकी हेट्रेड को एनहांस कर रहा है, मतलब एक दूसरे से ट्रिगर होते जा रहे हैं लोग। और फ्रेंची उस पूरी चीज से इसीलिए इम्यून है क्योंकि उसने इतने ड्रग्स करे हैं अपने जीवन में कि ये उसको अफेक्ट ही नहीं करता। तो यहाँ पर काफी सिचुएशन एस्केलेट हो जाती है, सब आपस में लड़ने लगते हैं। तो इट वॉज गुड सीइंग बॉयज वर्सेस बॉयज। और दूसरी तरफ ये चीज होमलैंडर को इफेक्ट करती है लेकिन सोल्जर बॉय को नहीं। इसका रीजन बिल्कुल सिंपल है, फ्रेंची को क्यों नहीं कर रही थी, इसी वजह से सोल्जर बॉय को भी नहीं करती। उसने अपनी जिंदगी में ड्रग्स ही तो लिए हैं। बट यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा रिवील होता है। जब सोल्जर बॉय होमलैंडर को उस चेंबर में बंद करता है तो वहां पर एनरिच्ड यूरेनियम है। ये वीकनेस हमें अभी तक नहीं बताई गई थी कि होमलैंडर उस यूरेनियम के रेडियो एक्टिव कांटेक्ट में आने की वजह से वीकन होने लगता है, जैसे कुछ कुछ सुपरमैन क्रिप्टोनाइट के कांटेक्ट में। टेक्निकली अगर तुम देखो तो सोल्जर बॉय जो अपनी बॉडी से निकालता है ना, वो भी रेडिएशन ही है, और उसकी रेडिएशन के कारण जो दूसरे सूट्स होते हैं उनका कंपाउंड भी वेपराइज हो जाता है, इसीलिए वो पावरलेस हो जाते हैं। लेकिन इस चीज को ना इतना स्पेसिफिकली अभी तक बताया नहीं गया। तो ये यूरेनियम जो होमलैंडर की हल्की फुल्की वीकनेस है वो इसी चीज को डिनोट करता है। अब अगर इस चेंबर में कोई भी दूसरा सूप होता ना तो वो डेफिनेटली मारा जाता, बहुत ही गंदी मौत। लेकिन होमलैंडर क्योंकि होमलैंडर है तो वो सर्वाइव कर रहा है, उसकी बॉडी हील करती जा रही है। लेकिन हाँ, ये चीज भी होमलैंडर को इफेक्ट करती है। अगर वो उस चेंबर में कई महीनों कई सालों बंद रहेगा तो प्रॉबेबली बहुत हालत खराब हो जाएगी। अब अगर मैं कॉमिक बुक्स की बात करूं तो वहां पर भी यूरेनियम का यूज किया जाता है, लेकिन वो इनरिच्ड नहीं, डिप्लीटेड यूरेनियम होता है। तो आर्मी वाले और वॉट वाले जब भी सूप्स को रोकना होता है तो वो DU मतलब डिप्लीटेड यूरेनियम की जो बुलेट्स होती हैं उनसे सूप्स पे शूट करते हैं, जो कि उनको मार देता है या बहुत ज्यादा वीकन कर देता है। इनफैक्ट आखिरी में जब ब्लैक नोआ सब कुछ टेक ओवर कर लेता है ना, तो इन्हीं बुलेट्स का यूज किया जाता है उसके खिलाफ। खैर, हमें आखिरी में पता चलता है कि इस पूरी चीज, इस पूरे पैरासाइट की जो जड़ है वो क्विन नाम का एक सूप है। ये सोल्जर बॉय के साथ इस पूरे कैंप में था। जब सोल्जर बॉय को V1 दिया गया तब क्विन को भी दिया गया, और क्विन जो है वो सोल्जर बॉय से हेट करता था बिकॉज वो एक रिच ब्रैट था एंड उसको लगता था, क्विन को लगता था कि सोल्जर बॉय डज नॉट डिजर्व टू बी हियर। एंड इसी वजह से उसकी जो हेट्रेड है वो उसकी पावर्स में ट्रांसफॉर्म होती चली गई और आज उसकी सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब। तो बस फ्रेंच उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करता है, सोल्जर बॉय अपनी पावर्स को ट्रिगर कर देता है, जिस वजह से वो सामने वाले की वहीं पे मौत हो जाती है। लेकिन इसी टाइम पर
होमलैंडर और बिली बुचर के बीच में एक बढ़िया कन्वर्सेशन होती है। पहले ऐसा लगता है कि बिली बुचर जो है उसका पलड़ा भारी है, लेकिन फिर होमलैंडर कहता है कि तेरे पास वायरस नहीं है ना, अगर तेरे पास वायरस होता तो तू यही यूज कर लेता। एंड दिस एक्चुअली मेक्स होमलैंडर इवन मोर कॉन्फिडेंट। वो समझ जाता है कि बिली बुचर उसके सामने स्टैंड नहीं कर सकता, हालांकि वो पावरफुल है लेकिन होमलैंडर को हराने जितना नहीं। एंड विद वायरस आउट ऑफ द पिक्चर, होमलैंडर को कोई रोकने वाला नहीं है और ये बात वो जान चुका है। लेकिन यहाँ पर ना बिली एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोलता है और वो ये कि तू भगवान बन ले, तू चाहे कुछ भी बन ले, तू उस चीज से भी सेटिस्फाइड नहीं होगा, क्योंकि तेरे अंदर जो एम्प्टीनेस है ना, तू जो अपने अंदर से अपने आप को वीक महसूस करता है ना, उस बात को कोई भी चीज फुलफिल नहीं कर सकती। चाहे तू पूरी दुनिया पे कमांड कर ले, तू गॉड बन जा, लेकिन कभी भी वो सेटिस्फैक्शन नहीं पा पाएगा। विच एक्चुअली सीम्स ट्रू। जब हम इस पूरी चीज का फिनाले देखते हैं, लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि होमलैंडर को एक गॉड की तरह प्रोजेक्ट किया जा रहा है, लोग एक्सेप्ट भी कर ले रहे हैं, लेकिन होमलैंडर आई गेस विल नॉट बी सैटिस्फाइड। आई वुड डेफिनेटली से कि मुझे ये वाला एपिसोड ठीक ठाक लगा। मैं समझता हूँ कि उनको 8 एपिसोड्स बनाने हैं, उनके दिमाग में एक एंड गेम है, लेकिन वो 8 एपिसोड्स कवर करने के चक्कर में आपको कुछ थोड़े बहुत फिलर्स डालने पड़ते हैं, कुछ ऐसी चीजें क्रिएट करनी पड़ती हैं जो थोड़ा सा प्लॉट को स्टॉल करें, एंड दिस एपिसोड वाज वन ऑफ देम। लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि आगे क्या होता है। होमलैंडर अब एक गॉड बन चुका है, एटलीस्ट अपने आप को मान चुका है, तो क्या वो चीज उसे फुलफिल करती है? माय गेस वुड बी प्रोबेबली नॉट, लेकिन फिर भी मैं देखना चाहता हूं कि उसके बाद वो क्या करेगा। खैर तुम बताना तुम्हें जैसा भी लगा। मैं मिलता हूं तुमसे अगले वाले में। बाय बाय, टाटा। और हाँ, डेयरडेविल एंड इनविंसिबल के बारे में अगर बात करनी है तो मोहित वर्स पे होगी।